अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 इसकी लेक्चर सीरीज शुरू करते हैं और इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स होंगे ताकि आप पूरी पॉइंट प्रिपरेशन कर सकें। तो पहले हम थोड़ा सा कोर्स को ओवरव्यू करते हैं, हमने चीज़ें क्या क्या प्रिपेयर करनी है। जी, तो जो स्किप करने हैं लेसन वो है 25, 26, 36 एंड 40। ये आपने स्किप कर देने हैं। बाकी जो है वो 23 से लेके 45 तक, 46 नहीं 45 तक जो है वो आपने इनको लेसन को प्रिपेयर करना है। और ये नीचे भी कुछ इंस्ट्रक्शन हैं तो इनको भी फॉलो करना है। तो चलें क्विकली जो है वो चलते हैं हम लेसन की तरफ। लेसन नंबर 23। लेसन नंबर 23, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है। मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के डिसीजन से पहले शुरू हो जाती है। सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के डिसीजन के बाद शुरू होती है। मार्केटिंग इज अ टोटल सिस्टम। मार्केटिंग एक बड़ी चीज है, बट सेलिंग इज वन ऑफ इट्स पार्ट। जो सेलिंग है वो मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। सेलिंग क्या है? सेलिंग में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। आप प्रोडक्ट कस्टमर के हवाले कर देते हो। मार्केटिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मार्केटिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जबकि सेलिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। क्लासिफाई कर रहे हैं हम प्रोडक्ट्स को। दो तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जिनको कस्टमर कंज्यूम कर देता है। कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम कर देता है, जो सर्टन यूज के बाद कंज्यूम हो जाती हैं, यानी खत्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं। जैसे कि टी है, वो आप पीते हो और खत्म हो जाती है। सोप आप इस्तेमाल करते हो, टूथपेस्ट, ये चीजें इस्तेमाल के बाद जो है वो ये खत्म हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं कंजम्पशन। कंज्यूम करना, चीजों को कंज्यूम करना या प्रोडक्ट को कंज्यूम करना। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो कंज्यूम दैट आर कंज्यूम्ड आफ्टर सर्टेन यूज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इंडस्ट्री में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बनाने के काम आती हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, मशीनरी, केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। मार्केटिंग रिलेशनशिप वर्सेस ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग वर्सेस ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है? बिजनेस कम्पीट्स फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सारा फोकस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। और ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में सारा फोकस होता है पीओएस ट्रांजैक्शन पे, कि कस्टमर किसी तरह से ट्रांजैक्शन करे। और ट्रांजैक्शन के जरिए ही कस्टमर को इस बात पे कायल किया जाता है कि वी आर द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस, वी आर द मोस्ट सूटेबल फेवरेबल चॉइस फॉर यू। तो इन दोनों में ये मेन जो डिफरेंस है। रिलेशनशिप मार्केटिंग डेवलपिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। इसमें कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है। उसको फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, उसको जो है वो मुख्तलिफ गिफ्ट्स भेजे जाते हैं। तो इस तरह से रिलेशनशिप मार्केटिंग इस तरह से काम करती है, कम्पीट्स फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में क्या होता है? पीओएस ट्रांजैक्शन, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, यानी कस्टमर ट्रांजैक्शन करे, इस बात पे फोकस होता है। और इस तरह जो है वो जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ाई जाती हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम को
कौन कौन से फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, और कुछ जो है वो इंटरनल मार्केटिंग फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। The powerful forces of external marketing environment heavily influence marketing programs by posing opportunities and threats. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमेशा जो है वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं और थ्रेट्स भी रहते हैं। तो आए देखते हैं कि क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो आपका एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसमें पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट के क्या थ्रेट्स हैं, क्या इसकी अपॉर्चुनिटीज हैं। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इससे पहले जो है वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती जाती है तो न्यू टेक्नोलॉजी के को अडॉप्ट करना, ये भी एक जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपको आपके लिए थ्रेट भी है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो ये 5 एनवायरनमेंट हैं जो एक्सटर्नली आपके बिजनेस को, मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, मार्केटिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं ये 5 फैक्टर्स। ये आपके लिए समटाइम अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं, समटाइम्स आपके लिए ये थ्रेट बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस स्ट्रेटेजी। ये आपके साथ बिहेव करते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट, taxes to regulations to laws. Political and legal environment has a गहरा impact on marketing पे गहरा इफेक्ट होता है इसका। This is especially true for certain industries. तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है उनके लिए ये बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड है, टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टबाकू इंडस्ट्री है। इनके लिए जो पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट है उसका एक गहरा असर होता है इन इंडस्ट्रीज के ऊपर। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट gives enormous opportunities for companies. Those are both far-sighted and flexible. जो कंपनीज फार साइटेड मतलब दूरंदेश हैं, फ्लेक्सिबल, जिनका जो स्ट्रक्चर है, जिनकी पॉलिसीज जो है वो फ्लेक्सिबल है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज लेके आता है सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो जिन कंपनीज का, जिन बिजनेसेस का जो स्ट्रेटजीज हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, वो फार साइटेड होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, उनके लिए सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। इश्यूज एंड चेंजेस इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी इन यूएस। तो ये राइटर जो है वो यूएस से है, तो इसलिए वो ज्यादातर यहाँ पे जो एग्जांपल्स है वो यूएस से रिलेटेड ही देगा। तो इसलिए इश्यूज एंड चेंजेस, इश्यूज, सोसाइटी में इश्यूज भी आते रहते हैं, चेंजेस भी आती रहती हैं। जो कंपनीज इश्यूज के साथ और चेंजेस के साथ अच्छी तरह टैकल करती हैं, वो चेंजेस और वो इश्यूज उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। लेकिन जो इश्यूज और चेंजेस को टैकल नहीं कर पाती, हैंडल नहीं कर पाती, उनके साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर पाती, यानी उनको मैनेज नहीं कर पाती, तो उनके लिए वो फिर थ्रेट बन जाते हैं, चेंजेस भी और इश्यूज भी। मोर सिंगल पेरेंट, और ये यूनाइटेड स्टेट के हवाले से कुछ बात की है उन्होंने। मोर सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज, रैपिडली ग्रोइंग सीनियर पॉपुलेशन। तो इन इन चेंजेस का डाइवर्सिटी इन यूएस सोसाइटी, यूनाइटेड स्टेट की जो सोसाइटी है उसमें इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिनका कंपनीज फायदा भी उठाती हैं, और कुछ कंपनी जो है वो उनकी स्ट्रेटजी इस तरह की होती है कि उनको इससे लॉस भी हो सकता है।
तो ये दोनों तरह से है, ये थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, तो ये यूएस के हवाले से उन्होंने बात की है, तो ये किसी भी मुल्क के हवाले से सिचुएशन हो सकती है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो किसी भी तरह का चेंज, किसी तरह का भी इशू आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, आई होप कि आपको ये समझ आ गई। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट्स न्यू गुड्स। तो नई टेक्नोलॉजी से नई गुड्स होती हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो लोग यूज करना छोड़ देते हैं, और जो पुरानी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऐसा ऐसा क्या होती हैं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब खत्म हो जाती हैं, एग्जिस्ट नहीं करती, आउट ऑफ डेट हो जाती हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, रिसेशन। रिसेशन जिसे आप बहरान कहते हैं, माशी बहरान, एंड रिकवरी, both in the US and abroad have a dramatic influence on every element of marketing mix। तो मार्केटिंग मिक्स के ऊपर जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का गहरा असर होता है। आपकी जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, रिसेशन की वजह से, एंड रिकवरी, ये सारी चीजें, इनकी वजह से आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो आपके बिजनेस के लिए एक थ्रेट बन जाता है। लेकिन अगर यही चीजें जो है वो प्लेजेंट हों लोगों के लिए, इन्फ्लेशन कम हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, और रिसेशन जो है वो फेस ना कर रहा हो कोई कंट्री या कोई रीजन, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत सूटेबल होगा, आपका बिजनेस जो है वो फले फूलेगा। तो आपकी जो मार्केटिंग सिस्टम है वो आपका बहुत ही इफेक्टिव होगा। आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है वो बहुत ही, उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा होगा आपके बिजनेस के लिए। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है, दोनों तरह से है। Creating a competitive advantage is a fundamental goal of marketing that can only be accomplished by carefully and continually monitoring every element of the competitive environment. The competitive environment drives many marketing decisions. जो competitive environment है वो कई marketing decisions को drive करता है। थ्री स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कंपटीशन, तीन तरह के जो मेन कंपटीशन है वो कौन कौन से हैं? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन, ब्रांड कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन क्या होता है? प्रोडक्ट दैट आर सिमिलर फ्रॉम दोज ऑफ कंपटीटर्स बट कैन फुलफिल द सेम नीड। तो दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं लेकिन वो सेम नीड को पूरा कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं सेम नीड को। प्रोडक्ट्स आर डिसिमिलर बट फुलफिलिंग द सेम नीड। तो अगर वो सेम नीड को पूरा कर रही हैं तो मतलब वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। तो इस तरह से भी प्रोडक्ट्स के बीच में जो कि डिसिमिलर हैं लेकिन वो सेम नीड को पूरा कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ compete करती हैं। जैसे कि टेलीविजन है और कंप्यूटर गेम्स, दोनों डिफरेंट है। टेलीविजन के ऊपर जो प्रोग्राम चल रहे हैं और कंप्यूटर गेम्स जो है दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों क्या कर रही हैं? एंटरटेन कर रही हैं। तो दोनों जो है वो सेम नीड को पूरा कर रही हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे इनके बीच में कौन सा कंपटीशन होगा? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कंपटीशन। ब्रांड कंपटीशन, ब्रांड कंपटीशन सेम प्रोडक्ट्स में होता है, जैसे कि सोप वर्सेस सोप, और ऐसे ही शेविंग क्रीम वर्सेस शेविंग क्रीम। तो सेम प्रोडक्ट के बीच में जो कंपटीशन होगा वो ब्रांड कंपटीशन होगा। इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन मींस
जो एक लोकल प्रोडक्ट है वर्सेस एक फॉरेन प्रोडक्ट है, उसके बीच में जो कंपटीशन होता है वो होता है इंटरनेशनल कंपटीशन। तो यहाँ जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे गिवन है, जेस्ट बार सोप, आयरिस स्प्रिंग बार सोप, ये जो है ये बेसिकली अमेरिकन राइटर है, तो वो अपनी कंट्री से ही जो है वो एग्जांपल्स दे रहा है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे जो इंटरनेशनल कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, न्यूट्रोजीना स्किन केयर प्रोडक्ट है, ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, वर्सेस एल और रियल स्किन केयर प्रोडक्ट, ये फ्रेंच प्रोडक्ट है। तो इन दोनों का कंपटीशन, यानी ये अब इंटरनेशनल कंपटीशन है, तो राइटर जो कि अमेरिकन है और वो एज अ लोकल जो है वो एज अ लोकल अपनी प्रोडक्ट को लिख रहा है कि ये अमेरिकन प्रोडक्ट वर्सेस ये फॉरेन प्रोडक्ट, अमेरिकन के लिए ये फॉरेन होगी, ये फ्रेंच प्रोडक्ट। तो इसी तरह ये जो प्रोडक्ट है हिनकन वर्सेस बुडवेजर, तो ये जो है ब्रांड है, बियर का ब्रांड है, ये आई थिंक ये डच कंपनी, ये डच प्रोडक्ट है और ये जो है वो अमेरिकन है, तो इन दोनों का कंपटीशन है। तो इंटरनेशनल कंपटीशन यानी लोकल प्रोडक्ट और जो फॉरेन प्रोडक्ट है उसके बीच में कंपटीशन। मार्केटिंग मैनेजर क्या होता है, कौन होता है मार्केटिंग मैनेजर? हु प्लान्स, एग्जीक्यूट्स एंड रिस्पांसिबल फॉर ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज, जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं उनको प्लान करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, उनकी रिस्पांसिबिलिटी लेता है, उसको कहते हैं मार्केटिंग मैनेजर। यानी मार्केट को हैंडल करता है, मार्केटिंग एक्टिविटीज को हैंडल करता है, प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है और उसकी रिस्पांसिबिलिटी भी लेता है। रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, तो ये कुछ रोल्स यहाँ पे बता दिए हैं। क्या करता है मार्केटिंग मैनेजर? आइडेंटिफाई करता है अनसेटिस्फाइड नीड, कस्टमर की अनसेटिस्फाइड नीड को आइडेंटिफाई करता है, प्रोडक्ट को डिजाइन डिजाइन करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी प्रोडक्ट के डिजाइन में भी मार्केटिंग मैनेजर अपना रोल प्ले करता है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी अपने इनपुट देता है, प्राइसिंग डिसीजन में भी अपनी मार्केटिंग मैनेजर इनपुट दे रहा होता है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन विद द कस्टमर, मार्केटिंग रिसर्च में भी मार्केटिंग मैनेजर अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये सारे काम मार्केटिंग मैनेजर कर रहा होता है। ये सारे रोल कुछ ना कुछ किसी ना किसी अंदाज में मार्केटिंग मैनेजर अपनी इनपुट इन रोल्स में दे रहा होता है। मार्केटिंग प्लान क्या? मार्केटिंग प्लान, व्हाट इज मार्केटिंग प्लान? अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच डिस्क्राइब्स ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो मार्केटिंग ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज है उसके बारे में एक रिटन डॉक्यूमेंट, ये है मार्केटिंग प्लान। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? एग्जेक्टिव समरी है, करंट मार्केट सिचुएशन है, opportunity analysis, marketing objectives, marketing strategies, projected income statement, projected income statement, control। projected income statement क्या होती है कि इस एरिया में लोगों का जो इनकम स्टेटमेंट है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, लोगों की जो पावर ऑफ परचेज है वो क्या है? प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। तो ये भी मार्केटिंग के कंपोनेंट में शामिल है कि आपको पता हो आप मार्केट एक प्रोडक्ट मार्केट करने जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या है, वो इस सर्टन एरिया में, इस सर्टन सिटी में या इस सर्टन कंट्री में लोगों की परचेजिंग पावर है भी या नहीं, जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो उसके अगेंस्ट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, लेक्चर नंबर 24, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स कंसिस्ट ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन।
सबसे पहले आपके यू हैव द प्रोडक्ट, पहले है कि आपके पास प्रोडक्ट हो, कोई कोई सर्विस है, कोई गुड है, कोई आइडिया है जो आप लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, जो ऐसी चीज है जो कंज्यूमर की वांट है, कंज्यूमर की नीड है, वो वही प्रोडक्ट कहलाएगी ना। द गुड सर्विस और आइडिया दैट इज मार्केटेड टू फुलफिल कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, कंज्यूमर की जो वांट्स हैं और नीड्स हैं उसको अगर पूरा करेगी आपकी गुड, आपकी सर्विस या आपका आइडिया, अगर कंज्यूमर की वांट्स को और नीड्स को फुलफिल करेगी तो ही वो मार्केट में लॉन्च हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। जी, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट है उसको डेवलप करते हैं। तो इस तरह आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखने के काबिल होते हैं। अदरवाइज वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाती, मार्केट में लोग उसको परचेज नहीं करते। अगर आप उसको इम्प्रूव नहीं करते, अगर पहले से प्रोडक्ट है तो उसको इम्प्रूव करें तो लोग उसको परचेज करते रहते हैं, वो डिक्लाइन का शिकार नहीं होती, वो डाई डाउन नहीं करती। और अगर आप न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, उस पे आपको काफी काम करना होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या है? क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट or product image that differs enough from existing product to attract consumers। तो आप जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, आप अगर कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ डिफर करे, कुछ ना कुछ न्यू लगे, ताकि कंज्यूमर उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अट्रैक्ट हो पाए। डिफरेंशिएशन इज अ सोर्स ऑफ कंपटीशन एडवांटेज। अगर आप थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली कंज्यूमर उसमें, अगर आप कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं, अगर आप कुछ चीजें मजीद उसमें फीचर्स ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर नई चीज की तरफ, नए फीचर की तरफ अट्रैक्ट होगा। Combinations of physical goods and services can also be source of differentiation. Combination of physical goods and services can also be, जी, source of differentiation, यानी जो चेंज है उसकी तरफ कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है, डिफरेंशिएशन की तरफ अट्रैक्ट होता है। कुछ थोड़े बहुत नए फीचर आप डाल दे तो प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा कंज्यूमर। तो 4 P's में पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइसिंग, तीसरा है प्लेस और चौथा है प्रमोशन। जी, अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है तो अब आप उसकी प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करेंगे कि आप इसको किस प्राइस पे मार्केट पे लॉन्च करेंगे ताकि कस्टमर उसको बाय कर सके। देन जो है वो प्लेस, प्राइसिंग पे आप बहुत सारी चीजों का ख्याल रखते हो, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे आप प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट न्यू है तो आप कोशिश करो कि स्टार्ट में ही एक प्राइस अच्छी खासी जो है वो रख ली जाए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, और जो कस्टमर है उसको स्टार्ट में ही एक ऐसी प्राइस देखने को मिले जो आपके लिए भी सूटेबल हो और कस्टमर के लिए भी सूटेबल हो। क्योंकि जो नया प्रोडक्ट होता है तो कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा प्राइस पे फोकस नहीं करता, मतलब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन उसकी ये वांट, ये जो विश है वो ज्यादा होती है कि ये नया प्रोडक्ट मुझे यूज करना है। तो अगर स्टार्ट में अगर आप प्राइस को बहुत कम कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, और जो सिचुएशन है वो लेटर ऑन जो मैटर्स हैं उसमें आपके लिए प्राइस के हवाले से जो सिचुएशन है वो बिगड़ भी सकती है। सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइस एट विच टू सेल अ प्रोडक्ट, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइस जो है वो आपको रखनी होगी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लोअर प्राइसेस जनरली लीड टू हाई सेल्स वॉल्यूम, अगर प्राइसेस कम हो तो सेल वॉल्यूम तो बढ़ेगा, while higher prices generally lead to higher profit per unit। तो अगर प्राइसेस ज्यादा होंगी तो पर यूनिट जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा, हायर होगा।
higher profits per unit. Prices must support a variety of costs such as the organization's operating, administrative, research cost and marketing cost like advertising and sales salaries। जी, तो प्राइसिंग में आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। जब आप प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल कर रहे हो तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कौन कौन से चैनल्स यूज करने हैं, चैनल्स क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स क्या होंगे, तो इसको आप नाम देंगे प्लेस का। डिटरमिनिंग द मोस्ट effective and efficient way to get products from producer to consumer, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, इफेक्टिव और एफिशिएंट वेज हैं, उनको डिटरमिन करना, और उसमें से जो बेस्ट चैनल है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको चूज करना। तो ये आपका आ जाएगा प्लेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रमोशन, प्रमोशन में क्या होगा, प्रमोशन में आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, उसकी एडवर्टीजमेंट करते हो, और जो पब्लिक है उसे कम्युनिकेट करते हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में कि इस प्रोडक्ट को आप लोग खरीदें, उनको कन्विंस करते हो, उनको परसुएड करते हो। जी, तो ये सारी चीजें प्रमोशन में आती हैं। आप अच्छी तरह इसे वाकिफ हैं प्रमोशन से। मोस्ट विजिबल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, तो मार्केटिंग मिक्स में सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड चीज होती है वो प्रमोशन होती है, जो नजर आ रही होती है। उसमें आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो और अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हो टू द टारगेट मार्केट। जी, मार्केटिंग, टारगेट मार्केटिंग और मार्केट सेगमेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टारगेट मार्केटिंग और मार्केटिंग सेगमेंटेशन। मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है, आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट्स, मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना मार्केट सेगमेंटेशन है। यानी कि अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए आप न्यू मार्केट्स, नए नए सेगमेंट, मार्केट के नए नए सेगमेंट जो है वो डिस्कवर करते हो। और सेगमेंट क्या होता है, आप ग्रुप बना देते हो, कस्टमर्स का ग्रुप बना देते हो। ग्रुप आप क्या करते हो, ग्रुप करते हो कस्टमर को, ग्रुप कस्टमर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड नीड्स। तो जिन कस्टमर्स की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, बिहेवियर सेम है और नीड सेम है, आप उनका एक सेगमेंट बना देते हो। ऐसे ही कुछ दूसरे कस्टमर्स हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हो, और ऐसे ही तीसरे, और ऐसे बहुत सारे आप जो है वो सेगमेंट्स बना देते हो। और फिर जो है आप उन सेगमेंट्स को टारगेट करते हो, इसको कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। आप मार्केट के सेगमेंट्स बनाते हो और फिर जो है वो आप उन सेगमेंट्स के थ्रू आप टारगेट मार्केटिंग करते हो। और मकसद क्या होता है, मकसद होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सेल जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये भी मार्केटिंग जो है वो स्ट्रेटेजी है, टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन। A market contains all the customers or businesses that might be interested in a product and can pay for it. Identify market segments को आइडेंटिफाई करना, और इसका जो गोल है, गोल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन वो आपको बता दिया है कि कस्टमर को आप ग्रुप करते हो, जो कस्टमर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर और नीड्स के होते हैं उनको आप ग्रुप कर देते हो, यही इसका मकसद होता है। और उसके बाद आप क्या करते हो, टारगेट मार्केट्स कैन बी ऑफर्ड प्रोडक्ट्स दैट आर प्राइस्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रमोटेड डिफरेंटली। These टारगेट मार्केट्स कैन बी ऑफर्ड, कि अब आपने सेगमेंट्स बना लिए, सेगमेंटेशन करने के बाद
आप क्या करते हो, ये आपकी टारगेट मार्केट्स बन जाती हैं। जो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं ये आपकी टारगेट मार्केट्स हैं। और अब आपने इनको जो अपनी प्रोडक्ट्स है वो ऑफर करनी है, वो डिफरेंटली करनी है एट डिफरेंट प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन। तो हर मार्केट सेगमेंट में आपका जो प्राइस, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आपकी जो प्रमोशन होगी, उसका जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा। These market segments can be offered, वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपने सेगमेंटेशन की इसलिए है। These target markets can be offered products that are priced, distributed and promoted differently. Four factors, तो चार बड़े फैक्टर्स हैं। Four factors marketers frequently use to identify market segmentations are, तो मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के चार जो फैक्टर हैं, फोर मेजर फैक्टर्स जो हैं जो मार्केटर फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, कौन कौन से हैं? तो ये है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन और बिहेवियरल सेगमेंटेशन। यानी चार तरह के चार फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे क्या हो सकता है, सेगमेंटेशन हो सकती है। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक क्या होता है, जियोग्राफी के एतबार से, यानी लोकेशन के एतबार से, रीजन के एतबार से, सिटी और कंट्री के एतबार से, नाइबरहुड के एतबार से आप कस्टमाइज करते हो और सेल करते हो अपनी प्रोडक्ट्स को, और जो कस्टमर की जो नीड है और उसकी जो वांट है उसको टारगेट करते हो। किस हवाले से? जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसको कहते हैं जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। लोकेशन की बेस पे आप जो है वो अपने कस्टमर को सेगमेंट करते हो, मार्केट को सेगमेंट करते हो। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक क्या होता है? डेमोग्राफिक में ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है जिसमें डेमोग्राफी में क्या करते हो, आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो, सेगमेंट करते हो पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ एज। कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी बेस पे आप उनको सेगमेंट करते हो। डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी में क्या आ जाता है, उस एरिया के, उस पॉपुलेशन, एरिया नहीं बल्कि पॉपुलेशन, एक सर्टेन पॉपुलेशन है, उसकी डेमोग्राफी आप कैसे देखते हो? उसमें आप वहां के लोगों की एज देखते हो, जेंडर देखते हो, एज की में क्या परसेंटेज है, जेंडर उसकी परसेंटेज क्या है, इनकम की, इनकम क्या है लोगों की वहां पे, और किस नस्ल के लोग हैं, किस रेस के लोग हैं, ऑक्यूपेशन क्या है। इवन के इसमें यहाँ एक चीज मिस है, एजुकेशन, लोगों का जो लिटरेसी लेवल है वो क्या है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनका लिटरेसी लेवल, और ऑक्यूपेशन इसको देखा जाता है, और एथनिक ग्रुप और रेस, इन चीजों को देखा जाता है। इस एतबार से आप सेगमेंट करते हो पॉपुलेशन को, और ये यूज होता है स्टैटिस्टिक एनालिसिस के लिए, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो इस तरह आप जो है वो सेगमेंट करते हो, सेगमेंट बनाते हो और टारगेट मार्केटिंग करते हो ऑन बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में आप एनालाइज करते हो साइकोलॉजिकल मेकअप को, लोगों के साइकोलॉजिकल मेकअप को, लोगों की जो एक्टिविटीज हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी ओपिनियंस, लाइफस्टाइल, इन चीजों की बेस पे आप क्या करते हो, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। जी, तो इसमें लोग कितने फैशन कॉन्शियस हैं, कितने जो है वो थ्रिल सीकिंग हैं, इन चीजों को, इन चीजों की बेस पे आप साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बनाओगे। बिहेवियरल सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन divides market according to customers knowledge, attitude and use and response
टू प्रोडक्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी बिहेवियरल सेगमेंट में आप जो कस्टमर का जो माइंडसेट है, उसका जो लेवल है, उसका एटीट्यूड, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की तरफ और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी तरफ किस तरह से देखता है, उसका बिहेवियर आपकी प्रोडक्ट की तरफ कैसा है, इस बेस पे आप सेगमेंटेशन कर रहे होते हो कस्टमर की। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। तो लेक्चर नंबर 23, 24 ये हो चुका है, 25 और 26 स्किप करना है। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 27 की तरफ। लेक्चर नंबर 27, लेक्चर नंबर 27 से पहले हम एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद दोबारा जो है वो लेक्चर नंबर 27 पे आएंगे।